2008 में लेमन संकट के बाद बाजार थोड़ा संभलने लगा था, लेकिन 2009 में सत्यम घोटाले ने निवेशकों का भरोसा तोड़ दिया। जो शेयर 2008 में अपने शिखर पर 540 रुपए का था, वो घोटाले के बाद सिर्फ 11 रुपए का रह गया। आइए जानते हैं भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के बारे में। Hello everyone, my name is Rajat and welcome to my channel RM Equity। ये वीडियो कंटिन्यूशन है ऑफ आवर सीरीज क्वालिटी एनालिसिस। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक केस स्टडी के माध्यम से ये टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। सत्यम कंप्यूटर स्कैम 2009। आई नो इस टॉपिक पे आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखा है इन यूट्यूब एंड काफ़ी क्रिएटरों ने काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया है। इन दिस वीडियो मैं अपने एंड से सत्यम का एनालाइज करना चाहूँगा, बिकॉज इक्विटी रिसर्च इज़ अ आर्ट। सबका रिसर्च करने का तरीका अलग होता है एंड सबका रिजल्ट भी अलग होता है। एंड वन थिंग, इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव वन सॉल्यूशन जिससे आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप कॉशियस हो जाएंगे एंड यू कैन सेव योर मनी एज वेल। लेट गेट स्टार्ट। एंड ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे इस चैनल पे जितना भी न्यू वीडियोस आएंगे आपके पास सबका एक्सेस रहेगा एंड दैट विल बी हेल्प फॉर यू इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। लेट गेट स्टार्ट। In the year 1987, Satyam Computers was incorporated by Ramalingam Raju, and Ramalingam Raju ही इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स थे। फिर आते हैं ईयर 1991 पे, जब सत्यम कंप्यूटर्स फर्स्ट लिस्ट इन BSE। आफ्टर नेक्स्ट ईयर सत्यम कंप्यूटर्स आल्सो लिस्टेड इन NSE एज वेल। बट इस टाइम पीरियड पे सत्यम को इतना रिकग्निशन नहीं मिला। इसके पीछे रीजन है कि इन द ईयर 1992 हर्षद मेहता स्कैम वाज एक्सपोज, जिससे काफ़ी इन्वेस्टर का वेल्थ लूज हुआ एंड मार्केट का सेंटीमेंट भी खराब हुआ। इसके वजह से जितने भी न्यू इन्वेस्टर एज वेल एज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे, वो लोग मार्केट से एग्जिट कर गए। इसके वजह से सत्यम कंप्यूटर्स अननोटिस ही रह गया। ऐसा 1997 तक चलता रहा। आफ्टर 1997 ग्लोबली IT बूम चल रहा था। जैसे आज AI बूम चल रहा है, सेम वैसे ही तब के टाइम पे IT बूम काफ़ी फेमस था। इसका मतलब कि जितने भी IT रिलेटेड कंपनीज वगैरह थी, उन सब में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ एक्सपीरियंस किया जा रहा था। एंड इन 1993 इंडिया ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी भी अडॉप्ट किया, जिसके वजह से इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर सकती थी एंड एज वेल एज इंडियन कंपनी भी फॉरेन में बिजनेस कर सकती थी। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट IT कंपनीज को मिला ड्यू टू चीप वर्कफोर्स इन इंडिया। इसके वजह से काफ़ी इंटरनेशनल क्लाइंट हम लोग IT जाइंट्स को तब मिला एंड सत्यम इज़ वन ऑफ देम। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो एज वेल एज सत्यम कंप्यूटर्स, सबका रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल डिजिट में था। डिस्पाइट ऑफ ग्रोथ एज वेल एज इंटरनेशनल क्लाइंट्स, आपको नहीं पता होगा कि सत्यम कंप्यूटर के मोस्ट ऑफ द क्लाइंट आर फ्रॉम फॉर्च्यून 500 कंपनीज। तब भी रामलिंगम राजू को फ्रॉड क्यों करना पड़ा? उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, क्लाइंट भी अच्छे खासे थे। इन 2009 जब सत्यम कंप्यूटर मार्केट फ्रॉड वाज एक्सपोज्ड इन द मार्केट, तब राजू ने कन्फेस किया कि उसने ये मैनिपुलेशन काफ़ी स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट किया, पर ये बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन डॉलर का स्कैम बन गया। इसके पीछे राजू ने अपना जस्टिफिकेशन दिया कि उस टाइम पे उसको काफ़ी टफ कंपटीशन मिल रहा था फ्रॉम TCS, इन्फोसिस एज वेल एज विप्रो। इसीलिए इन लोगों से कम्पीट करने के लिए उसने ये मैनिपुलेशन किया। वो छोटे से मैनिपुलेशन करना चाहता था, बट ये मैनिपुलेशन काफ़ी बड़ा हो गया। आइए अभी देखते हैं कि राजू ने कैसे मैनिपुलेट किया अपने इन्वेस्टर एंड अपने स्टेक होल्डर्स को। राजू ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाने के लिए फेक इनवॉइस से जनरेट किया, जिससे उसका रेवेन्यू ग्रोथ TCS, विप्रो, इन्फोसिस के बराबर लगे। इस फ्रॉड को सपोर्ट करने के लिए राजू ने फेक कैश बैलेंस अपने बैलेंस शीट में दिखाया। ऐसा ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर तक चलता रहा, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया एंड
ये फेक कैश बैलेंस कंपाइल होता रहा, कंपाइल होते होते ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि 1.5 बिलियन डॉलर तक चला गया। एंड राजू ने उस अमाउंट को कहीं भी यूटिलाइज नहीं किया, वो बैलेंस शीट में जैसा था वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। किसी ने भी एक बार क्वेश्चन नहीं किया, नॉट इवन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, बैंक्स एज वेल एज रिटेल, व्हाट्स अबाउट एक्सपेंशन एंड डे टू डे ऑपरेशन। इसके लिए राजू ने अपने शेयर को प्लेज करवाया, बिकॉज एक्सपेंशन के लिए राजू को डिफरेंट लोकेशन में अपना ऑफिस खोलना था एंड स्टाफ को रिक्रूट करना था। इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है। इसको पूरा करने के लिए राजू ने अपने शेयर को प्लेज करवाया। राजू ने इस हद तक अपने शेयर को प्लेज करवाया जहां पर उसका होल्डिंग इन 2006 अराउंड 8.27% इन द ईयर 2006 था, वो घट के 3.6 ही रह गया। आप सोचिए, आप लोग ये समझिए, जिस कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए पैसा दिया था उन्होंने भी कुछ वेरिफिकेशन नहीं किया। व्हाट द रीजन बिहाइंड द प्लेजिंग ऑफ द शेयर? प्लेजिंग ज्यादातर वो कंपनीज करती हैं जो हेवी फिक्स्ड एसेट्स खरीदना चाहती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज, पावर एंड यूटिलिटीज, टेलीकॉम या मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की कंपनीज। इन सेक्टर्स में कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती हैं। लेकिन टेक कंपनीज जैसे कि सत्यम के केस में उनका सबसे बड़ा एसेट उनके एम्प्लॉयज और सॉफ्टवेयर आईपी होते हैं, जो फिजिकल फिक्स्ड एसेट्स नहीं होते। तो फिर ऐसे में सत्यम जैसे आईटी कंपनी को शेयर प्लेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये काफ़ी सस्पिशियस लगता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब शेयर ओवर वैल्यूड था तब भी लेंडर्स ने बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के प्लेज एक्सेप्ट कर लिया। ये क्लियरली शो करता है कि या तो ड्यू डिलिजेंस सही से नहीं हुआ या फिर लेंडर्स भी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस में थे। इस इंसिडेंट को लेके मैं क्रिटिसाइज करना चाहूँगा बिग इन्वेस्टर एज वेल एज रिसर्च कंपनी को क्रिटिसाइज करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर, हम लोगों का नॉलेज कम है एंड वी हैव वेरी लेस एक्सेस टू दैट कंपनी। आपके पास तो सब कुछ है, मीन्स यू हैव एक्सपीरियंस स्टाफ एज वेल एज प्रोफेशनल स्टाफ। आप लोग ऐसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए? आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू क्वेश्चन अ कंपनी कि आप इतना अपना शेयर प्लेज क्यों कर रहे हैं एंड आपके बैलेंस शीट में कैश कितने टाइम से आइडल क्यों है, आप इसको रीइन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो आप इसको डिविडेंड में क्यों नहीं दे रहे? अनफॉर्चुनेटली एक रिटेल इन्वेस्टर के साथ कोई भी नहीं खड़ा है, ना ही रिसर्च कंपनी, ना ही बिग इंस्टीट्यूट लाइक म्यूचुअल फंड और ना ही ऑडिटर एंड एज वेल एज बैंक। सब आपका पैसा यूज करते हैं एंड नो वन रेडी टू टेक ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, बैंक इन्वेस्ट इन अ कंपनी विदाउट वेरीफाइंग इट। रिसर्च कंपनी जिनका मेन मोटिव है कि टू गिव अ प्रॉपर रिसर्च ऑफ ए कंपनी, बट दे फेल्ड। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड, जैसा मार्केट का ट्रेंड रहता है वैसे ही वो इन्वेस्ट करते हैं विदाउट डूइंग अ प्रॉपर रिसर्च। इसीलिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर अभी हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है कि टू एम्पावर आवरसेल्फ अगेंस्ट ऑल दोस रिसेंट फ्रॉड हैपन इन अ स्टॉक मार्केट। एंड अगर आप मेरे बात से सहमत रखते हैं देन दिस कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, जिससे मेरे को आइडिया लग जाएगा कि यस यू आर रेडी टू टेक अ इनिशिएटिव जिससे आप सक्सेस हो सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग के टॉपिक पे। हम लोगों ने अभी देखा कि जैसे राजू ने अपना शेयर होल्डिंग को प्लेज करवाया जिससे उसको पैसा मिल सके एंड उस पैसे से वो अपना डे टू डे ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन कर सके, बट उसने हद से ज़्यादा ही अपना शेयर प्लेज कर लिया था जिससे उसका शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट 3.6% तक आ गया था। इससे ज़्यादा अगर राजू प्लेज करता देन उसका कंपनी में शेयर होल्डिंग ना के बराबर हो जाता। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया था कि राजू कुछ इनिशिएटिव ले जिससे उसका फ्रॉड हाइड हो सके। इसलिए इन 2008 इन एनुअल जनरल मीटिंग राजू ने प्रपोजल दिया कि वो माइटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइटर्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा। उसने प्लान बनाया था कि ऑलमोस्ट ही विल इन्वेस्ट 1.5 बिलियन डॉलर इन दैट कंपनी। और आपको बता दूं ये कंपनी इसकी फैमिली कंपनी की बिजनेस थी। राजू का प्लान था कि ये कंपनी को ओवर स्टेट प्राइस में खरीद के जितना भी फेक बैलेंस कंपनी में था
एक कैश बैलेंस था उसको राइट ऑफ कर सके एंड वो इजीली बच सके। मेहतास कंपनी के बारे में बता दूं, ये मोस्टली रियल एस्टेट कंपनीज थी। ये हैदराबाद में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करके रखा था, क्योंकि तब के टाइम पे हैदराबाद काफ़ी बूम कर रहा था एंड काफ़ी कंपनीज हैदराबाद में अपना ऑफिस ओपन कर रही थी, जिसके वजह से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज लैंड का वैल्यू काफ़ी हाई था। तो राजू का प्लान ये था कि कंपनी को सत्यम के साथ मर्ज करके नकली कैश बैलेंस को राइट ऑफ किया जा सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली बोर्ड एज वेल एज शेयर होल्डर ने ये प्रपोजल को रिजेक्ट किया। जाहिर सी बात है, आपका कंपनी एक आईटी कंपनी है एंड आपका कंपनी काफ़ी अच्छा कर रहा है। आपने जैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया 30% कंपनी ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया, पर तब भी आप अपने खुद के सेक्टर में ना इन्वेस्ट करके आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड तब के टाइम पे 2008 हाउस बबल भी फूटा था, जिसके वजह से लोगों का रियल एस्टेट में इंटरेस्ट काफ़ी कम हो गया था। देन ऑल्सो राजू इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, इसके वजह से राजू का ये प्लान भी फेल हो गया। इसके बाद इन 7 फरवरी 2009 लास्ट में राजू को कन्फेस करना पड़ा कि उसने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फेक कैश एंड एज वेल एज फेक रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। आफ्टर कन्फेसिंग द फ्रॉड, इसके बाद शेयर में लोअर सर्किट लगते गए, जहां 6 जनवरी को शेयर का प्राइस 175 था। 15 तारीख को आते आते शेयर का वैल्यू बस 6 रुपये 30 पैसे ही बचे थे। सत्यम घोटाले का असर सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रहा, ट्रेडर्स से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तक का कैपिटल डूब गया। इससे बाजार का भरोसा कमजोर पड़ा और विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय शेयर बाजार से दूरी बनानी शुरू कर दी। एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला PwC जो उसका इंडिपेंडेंट ऑडिटर था वो भी इस फ्रॉड में इंक्लूड था। इसके बाद PwC को 2 साल के लिए बैन किया गया एंड राजू एंड उसकी फैमिली को शेयर मार्केट से लाइफ टाइम बैन कर दिया गया। सो आप देख सकते हैं कि इस फ्रॉड में जितना रोल राजू का था उतना ही इंडिपेंडेंट ऑडिटर का था। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्ट होते समय, आई विल डिस्कस वन टूल की हेल्प से आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बच सकते हैं। इन फॉरेन कंट्रीज डिफरेंट आइडिया का इनोवेशन होता है एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉड का इनोवेशन होता है कि हम लोग कैसे फ्रॉड कर सके। सो ये टेक्निक 100% मैं नहीं कहूँगा कि दैट विल हेल्प यू, बिकॉज अभी तक कंपनी ने काफ़ी याद कर लिया होगा कि नए तरीके से कैसे फ्रॉड किया जा सके। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल आप कंपनी को क्वेश्चन कर सकते हैं। शेयर चाहे 1 हो या 1000, आप कंपनी के मालिक हैं, इसलिए कंपनी आपके सवालों का जवाब देने और हर फैसले की सफाई देने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। अगर आपको कुछ इशू लग रहा है कंपनी में, देन डेफिनेटली आस्क कि ऐसा कैसे हो गया एंड आपके पास इसका कुछ जस्टिफिकेशन है कि नहीं। अभी आते हैं हम लोग के वीडियो के टॉपिक पे। आप लोगों ने जैसे देखा कि सत्यम के केस में ऑडिटर का इन्वॉल्वमेंट था। आप विद द हेल्प ऑफ ऑडिटर रेम्यूनरेशन आप ये पता लगा सकते हैं कि ऑडिटर भी इंक्लूड है कि नहीं इस फ्रॉड में। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें जस्ट आपको ऑडिटर रेम्यूनरेशन का मार्जिन कैलकुलेट करना है एंड इसको इसके पीयर ग्रुप से आपको कंपेयर करना है। PwC इस बड़े स्कैम का पता लगाने में फेल हो गया। इसमें मैसिव फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी, जैसे कि इन्फ्लेटेड रेवेन्यूज, फेक कैश बैलेंसेस और झूठे बैंक स्टेटमेंट्स। क्लियर वार्निंग साइंस के बावजूद ऑडिटर्स ने बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर साइन कर दिया। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट फर्म्स में से एक होकर भी ये फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाई। ये मानना मुश्किल है कि ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब अपने एनालिसिस के थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि ऑडिटर इस स्कैम में शामिल था। चलिए चलते हैं 2008-9 की एनुअल रिपोर्ट में। अब चलते हैं उसके इंडेक्स में, फिर सर्च करते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑडिटर की रिम्यूनरेशन और फीस एडमिनिस्ट्रेशन या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नोट्स में मिलती है।
चलिए चलते हैं नोट्स में। नोट्स में हमें ऑडिटर की रिम्यूनरेशन मिल गई। अब हम उसकी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे और साथ ही उस टाइम के कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपेयर करेंगे। उस वक्त सत्यम के कॉम्पिटिटर्स थे TCS, विप्रो और इन्फोसिस। मार्च 2009 में सत्यम की ऑडिट फीस थी 82 मिलियन रुपीस, जो अप्रॉक्स 8.2 करोड़ रुपये थी और रीस्टेटेड ईयर में 4.3 करोड़ थी। अब देखते हैं उसका रेवेन्यू। वापस चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। सारे फिगर्स मिलियंस में दिए गए हैं, उन्हें करोड्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना होगा। अगर रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर देखें तो ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही, शायद 2008 के लीमन ब्रदर्स क्राइसिस की वजह से। नेकेड आई से डेटा एनालाइज करना मुश्किल है, इसलिए सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सेल में कंपाइल करेंगे ताकि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो सके। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ईयर ऑन ईयर डेटा और पीयर कंपैरिजंस एक्सेल में एनालाइज किया। चलिए एक कैलकुलेशन प्रोसेस दिखाता हूं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए करंट ईयर वैल्यू को प्रीवियस ईयर वैल्यू से डिवाइड करो और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो। ऑडिट रिम्यूनरेशन मार्जिन निकालने के लिए ऑडिट फीस को टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करो। हो गया। अब कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अपने पीयर्स के साथ। सत्यम का एक्सटर्नल ऑडिटर था PwC, TCS का था डिलॉयट और इन्फोसिस का था BSR। अगर ऑडिट फीस की ग्रोथ कंपेयर करें FY 2008 और FY 2009 के बीच, तो सत्यम की ऑडिट फीस 91% बढ़ी, जबकि रेवेन्यू सिर्फ 4% बढ़ा। अब कंपेयर करते हैं TCS और इन्फोसिस के साथ। TCS की ऑडिट फीस 45% बढ़ी, लेकिन सब नोट्स में वेरीफाई करने पर एक्चुअल एक्सटर्नल ऑडिट फीस 1.2 करोड़ से 1.6 करोड़ बढ़ी। ध्यान दें, TCS का रेवेन्यू सत्यम से 3x ज्यादा था और ऑपरेशंस भी सिमिलर थे, फिर भी सत्यम ने TCS से 5x ज्यादा ऑडिट फीस दी सेम सर्विसेज के लिए। ये फिगर्स छोटे लग सकते हैं ओवरऑल रेवेन्यू के कंपैरिजन में, लेकिन ये डेफिनेटली डीपर एनालिसिस डिजर्व करते हैं। अगर इन्फोसिस देखें तो उसकी ऑडिट फीस 100% बढ़ी, लेकिन एब्सोल्यूट अमाउंट सिर्फ 2 करोड़ रुपए थी। 2009 में ये वैल्यू काफी लो थी, इसलिए छोटी सी इंक्रीज भी ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ दिखाती है। सत्यम, TCS और इन्फोसिस के रेवेन्यू और ऑडिट फिगर्स अलग थे, इसलिए डायरेक्ट कंपैरिजन मुश्किल है। इसलिए बेटर होगा अगर हम मार्जिन्स के बेसिस पे कंपैरिजन करें। चलिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए सत्यम के मार्जिन्स, ये अपने पीयर्स के एक्सपेक्टेड रेंज से काफी ऊपर है। इंटरेस्टिंगली ये मार्जिन्स स्कैम ईयर में पीक नहीं हुए, बल्कि उससे पहले के सालों में, जैसे FY 2006 को देखिए, क्योंकि कोई भी स्कैम एक दिन में नहीं होता। वार्निंग साइंस और सिचुएशंस काफी पहले से अपीयर होने लगती हैं बिफोर द फ्रॉड गेट्स एक्सपोज्ड।